नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केलांग व उदयपुर में 66 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वर्षा की प्रत्येक बूंद के संग्रहण की आवश्यकता पर दिया बल। ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा, किसान नेता टिकैत के हिमाचल आने पर नहीं आपत्ति, लेकिन भाषा पर रखे संयम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि जन्माष्टमी देशवासियों का एक पावन पर्व है, जिसे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन ने संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है और सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केलांग और उदयपुर में 66 करोड़ 50 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिला लाहौल स्पीति के लिए 136 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से लाहौल क्षेत्र में 72 करोड़ रुपए और स्पीति क्षेत्र में 64 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला लाहौल स्पीति के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जिले के केलांग और उदयपुर में लगभग 66.50 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत की 16 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 1.45 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहालमा के आवासीय भवन, 5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल कैरियर सेंटर उदयपुर के भवन, 8.10 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उदयपुर के भवन, 45 लाख रुपए की लागत से झालमा के वन निरीक्षण कुटीर, 64 लाख रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना त्रिलोकनाथ के संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल घाटी में सिंचाई सुविधा, बाढ़ से सुरक्षा और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने पर 6.72 करोड़ रुपए और सीवरेज व पेयजल योजनाओं पर 4.61 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 1.17 करोड़ रुपए व्यय कर 14 आवासीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधा और 1470 नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतांग टनल से क्षेत्र में पर्यटन विकास के नए द्वार खुले हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस टनल से क्षेत्र को वर्ष भर हर मौसम में सड़क सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटकों के आगमन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो यहाँ के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि घाटी में 407 होम स्टे खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष घाटी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 10 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई और प्रदेश सरकार ने तुरंत क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना, शगुन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेश के लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित किया है।
मुख्यमंत्री ने उदयपुर में अग्निशमन उप केंद्र खोलने, उदयपुर में उपखंड को पूर्ण विकास खंड में स्तरोन्नत करने, माध्यमिक विद्यालय को शोरी और भूजंत को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, झालमा में उप तहसील खोलने, उप तहसील उदयपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने, उदयपुर में HRTC का उप डिपो खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में बाढ़ की घटना के पीड़ितों को किन्नौर में प्रभावित परिवारों की तरह 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और कड़ी परीक्षा के उस दौर में से हम पार निकले। कोविड का पहला दौर पार किया, कोविड का दूसरा दौर भी पार कर लिया। अब कही जा रही है बातें कि तीसरा दौर आएगा, तो भी हमने कहा कि तीसरा आएगा तो भी देख लेंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व हमारे साथ में है। यहां वैक्सीन की बात कर रहे थे, कल मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई। पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जहां 100% वैक्सीन की पहली डोज कंप्लीट हो गई और उसमें लाहौल के मैं आप सबको भाइयों का बहनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया। लाहौल शायद मेकर में पहला जिला है जो पहला फर्स्ट डोज जिसमें कंप्लीट की। कोई रहा तो नहीं, सबने डोज लगा ली। जिनने वैक्सीन की डोज लगाई हाथ खड़े करो, बोलो जरा। सबने लगा दी, लगभग लगा दी। अगर नहीं लगाई होगी तो भाई लगा लेना, क्योंकि 100% हमने कह दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले। जहां वो हिमाचल के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबका आभार व्यक्त करेंगे और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपने पूरे देश भर में सबसे पहले इस अभियान को जो है गति दी और पहला स्थान हासिल किया आप लोगों ने। किन्नौर में त्रासदी हुई थी तो उसमें वहां पर जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो पैसा रिलीफ का दिया गया था उसको बढ़ा करके दिया गया था, उसको 4 टाइम्स उसको इंक्रीज किया गया था, 4 गुना बढ़ाया था। अभी जो क्षति आपके यहां पर हुई है और उसमें भी मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबको भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए उसी तर्ज पर आपका जो रिलीफ मैनुअल में जो प्रोविजन है उसको भी 4 गुना बढ़ा करके आप सबको मदद करेंगे। ये भी हम आप सबके बीच में कहना चाहते हैं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेहली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में 18 लाख रुपए से अधिक की राशि से बनने वाले स्कूल कमरों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला में 8 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि अन्य 8 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण जिला के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में किया जाएगा। इससे पूर्व शहरी विकास मंत्री ने घोड़ना क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में देवदार का पौधा रोपित किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वन महोत्सव का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जलवायु संरक्षण के लिए भी पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेहली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में 18 लाख रुपए से अधिक राशि से बनने वाले स्कूल कमरों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के नए पद भरने की प्रक्रिया जारी है और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान द्वारा रखी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता से विचार कर उसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने घोड़ना क्षेत्र में पौधारोपण भी किया। पंचायत प्रधान सुरेंद्र गर्ग ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विभिन्न मांगों से अवगत करवाते हुए उसे पूर्ण करने का आग्रह किया। के अंतर्गत आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेहली के साइंस ब्लॉक के 2 कमरों का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सभी उपस्थित पंचायत सदस्यों और अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनता द्वारा लगभग 100 करीब जो है वो पौधे भी रोपे हैं।
और जिस स्थान पर पौधारोपण हुआ है वो बहुत खूबसूरत सुंदर स्थान है, जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये पंचायत शिमला नगर निगम के साथ लगती हुई पंचायत है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो भी विकसित और सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने तो सुंदरता प्रदान की है, लेकिन मानव को भी यहाँ पर जो है वो विकास की दृष्टि से काम करना चाहिए। उस दृष्टि से ये पौधारोपण कार्यक्रम जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है, वहीं पर जो है वो शिमला शहर की खूबसूरती के लिए भी इसकी ज़रूरत है और लोगों की आवश्यकता के लिए भी जो है वो इसकी ज़रूरत थी। इसके लिए मैं पंचायत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और जो एक शिमला के एकदम साथ लगता हुआ स्कूल है, इसमें जो है वो अच्छे कमरे बनेंगे, तो उसमें जो है स्मार्ट रूम्स की जो है वो व्यवस्था की जा सकती है। कोशिश करेंगे कि भी यहाँ पर जो है स्मार्ट रूम्स जो भी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिले हैं उसमें मिले। और उसके अतिरिक्त जो है अगर यहाँ पर लोग पंचायत चाहेगी तो उसके लिए हम CSR में और दूसरे जो है वो फंड्स के द्वारा भी जो है वो स्कूल को अच्छे स्तर का जो है बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग बनना ज़रूरी है। उस दिशा में कदम बढ़ाया है और उसका आज शिलान्यास हुआ है। इसके बाद मैं इस क्षेत्र की सभी जो है नागरिकों को, पंचायत के प्रधान और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में माननीय सुरेश भारद्वाज जी जो मंत्री हैं कैबिनेट आए थे और हमने वन महोत्सव किया। उसके बाद हमारे जो यहाँ स्कूल है महली का, उसके जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 2 कमरों का उद्घाटन किया और आने वाले समय में भी हमने उनके सामने काफ़ी सारी डिमांड्स रखी हैं। लगता है कि हमारी सभी मांगें पूरी करेंगे। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को सोलन में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ एक व्यक्ति से हुए वाद विवाद को अनावश्यक बताते हुए कहा कि नेता हो या कोई आम, सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और एक शिष्टाचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश में किसान नेता टिकैत के आने से कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें आपत्ति केवल उनकी अभद्र भाषा के इस्तेमाल से है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर भी किसानों बागवानों की अनदेखी के आरोप लगाए। कहा कि सरकार प्रदेश में सेब बागवानों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल प्रदेश आए, हम उनका स्वागत करते हैं। कोई भी किसान बागवान की आवाज़ उठाने के लिए प्रदेश में आएगा, हमारे लिए ये खुशी की बात है। अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन में जिस तरीके से जो दाम बागवानों के प्राइसेस गिरे हैं और मार्केट में जो मंडियां करीबन 3300 से शुरू हुई पहले हफ्ते में और वो जाकर करीबन 1400 रुपए तक सीमित रह गई और सरकार की ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। और बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, उनके जो रिलायंस फ्रेश है या आपका अदानी का जो CA स्टोर्स है, वहाँ पे जो दाम इतने कम दाम जो बागवानों को मिल रहे हैं, इसके लिए वो आवाज़ उठाने के लिए आए, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर मेरा केवल इतना इसमें एक विरोध था या केवल इसमें इतना मेरा एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर हम किसी भी तरीके की असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो प्रदेश में आए हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा और जो ये दूसरी बातें हैं उसको प्रदेश के लोग और प्रदेश में जो इस तरीके की ताकतें हैं वो उस चीज़ को उठाने का प्रयास करेंगी। तो निश्चित तौर से विरोध होना चाहिए। हम भी विरोध कर रहे हैं, वो भी विरोध करने आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ सिविलाइज्ड मैनर। और निश्चित तौर से उसमें ये भी देखने को मिला है कि उनको इसके लिए उकसाया गया। जो एलिमेंट्स वहाँ पे थे, वहाँ पे एक युवा व्यक्ति था, एक आड़ती था जिन्होंने उनको उकसाया। तो ये दोनों चीज़ों पे इसको हमको दोनों एंगल से देखने की आवश्यकता है। मगर निश्चित तौर से अगर इस तरीके की कोई उकसाने की कोशिश भी कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमको संयम बरकरार रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके का कोई भाषा का प्रयोग करते हैं विच इज़ अगेंस्ट द मॉरल्स ऑफ द स्टेट एंड द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उससे जो मेन पर्पस जिसके लिए वो प्रदेश में आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो डिफीट हो जाता है। माई ओनली ऑब्जेक्शन इज़ लिमिटेड टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। वो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, प्रदेश की बागवानों की आवाज़ को उठा रहे हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, अच्छी बात है। मगर मैंने ये कहा है कि हम भी
प्रदेश के बागवानों और किसानों के साथ खड़े हैं। पिछले 2 दिन पहले ही हमने अडानी के जो रेट्स जिसमें बुरी तरीके से गिरावट आई है और जो उन्होंने कम दाम प्रदेश के बागवानों को दिए हैं, उस मुद्दे को हमने उठाया है। विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड हमने इस बात को रखा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का जन्मदिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादगी से मनाया। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कुलदीप सिंह राठौर के जन्मदिवस पर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी माता और प्रदेश की 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, जिससे वे काफी आहत है। ऐसे में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन्मदिवस पर बड़े आयोजन से परहेज करने का निवेदन किया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनका प्यार और स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है। आज संगठन से आगे बढ़ा है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मेरा साथ रहा है और पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। आज हमने निर्णय लिया कि हम जो है इस जन्मदिन को बहुत सादगी से मनाएंगे, इसलिए हमने प्रदेश भर से जो लोग यहाँ आना चाहते थे हमने इनकार किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ माह पूर्व मेरी माता जी और हमारे जो नेता है श्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ। तो हमने तय किया कि हम बड़ी सादगी से मनाएंगे। आज हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है उन्होंने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ रखा है। जिला स्तर पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है सादगी से जो है आयोजन कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और इसी आशा के साथ, क्योंकि अगला वर्ष हमारा लड़ाई का वर्ष है, इस लड़ाई में हम सब मिलकर जो है संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जो हमारे नेताओं का हम पे आशीर्वाद है उस आशीर्वाद के सारे संगठन आगे बढ़े। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है। राकेश टिकैत जी काफ़ी समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि जिस ढंग से वो एक बर्बर सरकार से लड़ रहे हैं, वो यहाँ आए। निश्चित तौर पे हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने यहाँ किसानों की बात की है, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बात कहने का, तो उन्होंने भी अपनी बात कही। कालका शिमला NH5 पर सनवारा के समीप चलती कार में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार हादसे में कार में सवार 4 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर भेजा गया है। कार में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कार डेराबस्सी से शिमला की ओर आ रही थी। बताया जा रहा है कि यह कार केवल 3 महीने पहले ही खरीदी गई थी। कालका शिमला NH5 पर जैसे ही गाड़ी सनवारा के समीप पहुंची तो गाड़ी से धुआं निकलता देख चालक गाड़ी से बाहर आ गया। इतने में आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। राजधानी शिमला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। शहर के सभी मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल कार्यक्रम को छोटे स्तर पर ही मनाया जाएगा। बीते साल भी कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो सका था। इस साल कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम भी छोटे स्तर पर ही किया जाएगा। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति में श्री भगवान श्री कृष्ण जी का 68वां जो है ये हमारा स्थापना दिवस है। उस दिन जन्माष्टमी के दिन कार्यक्रम कोविड नियम को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। दिन भर जो है संगत आएगी, अपने आप कीर्तन करते चली जाएगी और कोविड नियम का ध्यान रखते हुए 3 बजे के बाद हमारा नगर कीर्तन जो है सुमति मंदिर से चलेगा। परमिशन उसकी प्रशासन से हमने ले ली है। कोशिश रहेगी कि
बाजार या छोटा शिमला तक, ये जैसे देखेंगे उस टाइम जो है हर ढंग से कोविड नियम को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुमटी शिमला में कल जन्माष्टमी को त्यौहार बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। कोरोना का ध्यान रखते हुए और कोविड नियमों का पालन करते हुए इस त्यौहार को सभी कुसुमटी के निवासी मना रहे हैं। जैसे गत वर्ष होता था, यहाँ पर भागवत की कथा होती थी कि अन्य कोई कार्यक्रम होते थे, भंडारा इत्यादि होता था, ऐसा कुछ भी कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही सभी भक्त जो है मास्क लगा कर के आएँ। सबसे हम अनुरोध करते हैं कि सब लोग जो है मास्क लगा कर आएँ और भगवान की जन्माष्टमी में आकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय अवतार लिया था और उसमें जो है रोहिणी नक्षत्र था और अष्टमी तिथि थी, और संयोगवश ये इस वर्ष भी अष्टमी तिथि आ रही है और रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। ऐसा बहुत वर्षों के उपरांत होता है। मैं सभी हिमाचल वासियों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान जब सारे देश में त्राही त्राही मच जाती है और साथ जो है जो सिद्ध पुरुष है, महात्मा लोग हैं, उनको परिताड़ित किया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है, भगवान जो है उस समय जो है अवतरित होते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म इस देश में फैलता है, मैं स्वयं जो है अवतरित होता हूँ। और साथ गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों के उपरांत जो है ऐसा समय आता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो 30 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ये त्यौहार जो है बड़ा ही पावन और पवित्र है। इस दिन जो है श्री कृष्ण स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए और विधिवत पूजा की जानी चाहिए। हिमाचल के कई लोग इस बात से अनजान है कि राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान जन गण मन को धुन धर्मशाला के रहने वाले कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने दी थी। कैप्टन राम सिंह ठाकुर का जन्म खनियारा में हुआ था और वह आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कैप्टन राम सिंह कदम से कदम बढ़ाया जा जैसे कई गीतों की रचना करने वाले महान संगीतकार भी थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर और स्टेट अवार्डी लेखक राजेंद्र राजन ने 20 वर्ष की मेहनत के बाद कैप्टन राम सिंह ठाकुर पर एक किताब लिखी है। इसके लिए गोरखा एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में लेखक राजेंद्र राजन को सम्मानित किया गया। बहुत कम प्रदेशवासी और हिमाचल वासी इस बात को जानते होंगे कि राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे राष्ट्रगान जन गण मन की धुन धर्मशाला के रहने वाले कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने दी थी। जनसंपर्क विभाग से रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर और स्टेट अवार्डी लेखक राजेंद्र राजन ने 20 वर्ष की मेहनत के बाद उन पर एक किताब लिखी है। इसके लिए रविवार को गोरखा एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में लेखक राजेंद्र राजन को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि गोरखा समुदाय के महान व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर पर लेखक राजेंद्र राजन ने किताब लिखकर उनकी जीवन गाथा को गोरखा समुदाय के हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गोरखा समुदाय के साथ साथ हर प्रदेशवासी तक स्वतंत्रता सेनानी और महान संगीतकार कैप्टन राम सिंह ठाकुर की कहानी पहुंचनी चाहिए। उन्होंने लेखक राजेंद्र राजन को नेपाली खुखरी और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान लेखक राजेंद्र राजन ने किताब को लिखने के दौरान किए संघर्ष, अपने अनुभव और किस्से भी साझा किए और आर्थिक रूप से कमजोर गोरखा समुदाय के 5 बच्चों
बच्चों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक राशि भी प्रदान की। वहीं गोरखा समुदाय के अन्य लोगों ने भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए 5-5 हजार रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की। देखिए, ये कार्यक्रम गोरखा एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था और वो थोड़ा सा जो उनकी ऑडियंस है, यानी कि गोरखा एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उनको ये बताना चाहते थे कि ऐसी ऐसी किताब आ गई है और आपको ये किताब जो है आपके हर घर में एक गौरव के रूप में ये होनी चाहिए आपके घर में। उसके लिए आए और कुछ बच्चों को स्कूल के एजुकेशन के लिए हेल्प करना चाहते थे। वो मेरे मन में था, वो मैं साझा करूँ, आपने देखा। और किताब के बारे में वो अपने अनुभव बताऊँ कि कैसे ये योजना जो है वो 20 साल से मेरे जहन में थी और कैसे इसको मैं इस सपने को, इट वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, कैसे मैं इसको साकार कर पाया, उसके लिए ये कार्यक्रम था। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया गया है स्थानीय विधायक के माध्यम से, और इसके आयोजक हैं गोरखा एसोसिएशन कल्याण बोर्ड, जो भी मतलब यहाँ है, जिन्होंने आज किया है वही उसके आयोजक हैं। मैं तो उस किताब का लेखक हूँ। बहुत पिछले 10 साल से तो काफ़ी मेहनत हुई और काफ़ी मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि किसी से लिखवाना, सामग्री इकट्ठी करनी है, बहुत मुश्किल काम होता है। और कई इसमें स्रोत हैं, कई लोगों को मिला, मैं कई जगह गया, नेहरू म्यूज़ियम, मेमोरियल लाइब्रेरी, त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली भी गया, वहाँ से भी मैटर लेकर आया और उनके गांव कई बार गया। उनके गांव के ऊपर भी एक मेरा संस्मरण है, तो काफ़ी लंबा है। उस गांव में क्या है खनियारा में, उसमें मुझे कई बार जाना पड़ा, कुछ फोटोग्राफ्स लिए। तो ऐसा मतलब शोध के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। मई 1999 में जब वो आए तब मेरी उनसे काफ़ी लंबी बातें हुई और 3-4 दिन तक मैं उनसे मिलता रहा और उन्होंने मुझे कुछ सामग्री देते रहे। और एक SNS गुरंग उनके दोस्त थे, कर्नल अन्नडी के, उन्होंने भी कुछ सामग्री दी और उन्होंने मुझसे ख्वाहिश जारी की थी कि अगर आप कर पाएँ जीवन में तो इसकी किताब ज़रूर लाना। और 20 साल के बाद, 22 साल के बाद मैं राम सिंह जी का ये सपना साकार कर पाए। और ये किताब क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, तो ज्ञानपीठ अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है, ट्रस्ट है, जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, जिनका एक पुरस्कार ही 11 लाख रुपए का है, जो बड़े बड़े साहित्यकारों को दिया जाता है 26 भाषाओं में। और भी इनके बहुत से काम हैं, किताबें हैं। तो वहाँ किताबों का जो सिलेक्शन है वो बड़े मुश्किल से होता है। नगर पालिका नाहन द्वारा शुरू की गई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना कर्मचारियों की कमी के चलते सिरे नहीं चढ़ रही है। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्बेज कलेक्शन के लिए सफाई कर्मी समय पर नहीं पहुंचते। अधिकतर क्षेत्रों में कूड़ा खुले में फेंका जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। गुस्साए लोगों ने नगर पालिका से व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। नगर पालिका नाहन सफाई के लिए देश में अपना एक विशेष स्थान रखती थी। नाहन शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पिछले करीब 3 वर्षों से यहां नगर पालिका द्वारा शहर में कूड़ेदान हटाकर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का कार्य शुरू किया गया था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा शुरू की गई योजना सफल नहीं हो पाई है। नगर पालिका द्वारा शुरू की गई इस गार्बेज कलेक्शन योजना से लोग भी नाखुश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना के असफल होने का कारण कर्मचारी की कमी और समय का सही तालमेल न होना है। लोगों का कहना है कि शहर में अधिकतर कामकाजी और कर्मचारी रहते हैं जो सुबह काम पर निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं, जिसकी वजह से वह लोग अपने कूड़े का अच्छे से निष्पादन नहीं कर पाते हैं। लोगों का कहना है कि जिन लोगों के मकान सड़क किनारे हैं वह लोग तो अपना कचरा नगर पालिका द्वारा चलाई जा रहे कचरा वाहन में डाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों के मकान शहर की संकरी गलियों के बीच है उन लोगों को कचरा फेंकने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर्मचारियों का गलियों में पहुंचने का कोई निर्धारित समय व स्थान नहीं है जहां पर लोग अपना कचरा डाल सके। इस विषय में स्थानीय निवासी प्रेमपाल महेंद्रू ने अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर को भी शिकायत की है और इस बारे में उचित कदम उठाने का आग्रह किया। सर, ये जो नगर पालिका ने घर घर से गार्बेज उठाने का काम शुरू किया है, काम तो अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारी से ना होने के कारण ये बहुत कम मात्रा में ही कारगर हुआ है, क्योंकि यानी कि पूरा कारगर नहीं हुआ है ना जी। या तो कर्मचारियों की कमी है या अधिकारियों की अनदेखी है, जिसके कारण ये कामगार नहीं हो रहा है। अभी इसमें समय लगेगा। ये मुहिम तो नगर परिषद की अच्छी थी, लेकिन नाहन शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ये योजना
किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सकती। रियासत कालीन यह शहर बचा हुआ है और संकरी गलियाँ शहर में हैं जहाँ पर कूड़े वाली गाड़ी समय पर नहीं पहुंच सकती। जब नगर परिषद ने यह योजना शुरू की थी तो उस समय इन्होंने सुबह के समय का ऐलान किया था। पूरे सेक्टर जितने भी मोहल्ले हैं उसमें ये बताया था कि इतने इतने बजे सुबह के समय गाड़ी पहुंचेगी या रेहड़ी पहुंचेगी। लेकिन एक तो कर्मचारी इनके पास कम है और दूसरा ये कि शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर वाहन समय पर नहीं पहुँच रहे हैं। ये शहर जो है यहाँ पर ज़्यादातर कामकाजी लोग हैं, प्रवासी मज़दूर जो बेचारे सुबह दिहाड़ी पे चले जाते हैं, रात को 8-9 बजे तक घर पहुँचते हैं। गाड़ी जो है कई जगह पर 3 बजे पहुँच रही, कभी 2 बजे पहुँच रही, तो उनके लिए संभव नहीं है कि वो रेहड़ी में इस कूड़े को डालें और मजबूरन उनको ये कूड़ा जो है बाहर सड़कों पे आकर फेंकना पड़ रहा है। नगर परिषद को चाहिए कि जो सड़क है के साथ घर हैं वहाँ पर तो वाहन चलाए, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं डस्टबिन ज़रूर रखे। ये जो डोर टू डोर कूड़ा की बात है ये तो एक ड्रामा है, सिर्फ एक्चुअली इसको जो है कागज़ों तक ही सीमित है। बाकी वो जो गाने सुनाते हैं कि ये है वो है, तो ये तो कुछ नहीं है। एक तो यहाँ पब्लिक को इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आए और वहाँ कूड़ा उसमें डाल ले। कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं। और फिर कूड़ा लोग कलेक्ट करते हैं, कोई रात को तो कलेक्ट करता नहीं, सुबह ही कलेक्ट करते हैं, कोई कभी करता है कभी कोई। तो ये जो डोर टू डोर कूड़े की बात है ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है और ना ये कार्रवाई करते हैं पूरी। हाँ जी, गाड़ी आती है, गाने सुनाती है, उसके बाद वापस जाने की बात करती है बस। हाँ, कूड़ा कोई भी नहीं, कूड़ा फिर भी जो सड़कों के किनारे लोग फेंकते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ कभी उठा लेती हैं कभी नहीं उठाती। तो ये सिस्टम जो है कुछ सही ढंग से होना चाहिए। इस बारे में मेरी फ़ोन पर बात हुई थी अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब से और उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे फ़ोटोएँ भी मांगी हैं बिनान में जहाँ जहाँ ये कूड़ा है, डेयरियाँ होती हैं, ये उठाती नहीं, कमेटी करती कुछ नहीं, इसके बारे में आप पूरी कंप्लेंट बना के भेजो। तो मैं कर रहा हूँ, इस बारे में नगर परिषद को भी पता लग चुका, क्योंकि डायरेक्टर के वहाँ से जो है इनको इन्फॉर्मेशन आ चुकी भी तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया है कि हमारे घर के पास जो कूड़ा होता है वो दिन में 3-3 बार उठा लेते हैं, लेकिन बाकी हर जगह कूड़े का बहुत बुरा हाल है। एक समय था जब ऐतिहासिक शहर नाहन अपनी सफाई व्यवस्था के लिए देश भर में जाना जाता था। मौजूदा में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यहां पर नगर परिषद की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को पूरे प्रदेश में क्लर्क की लिखित परीक्षा ली गई। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह परीक्षा 131 केंद्रों सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखा गया। जिला मुख्यालय नाहन में भी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने क्लर्क भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी। शमशेर स्कूल नाहन के प्रिंसिपल मान सिंह ठाकुर ने बताया कि परीक्षा केंद्र में 245 में से 143 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 102 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन सेंटर में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा क्लर्क के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस सेंटर में 245 कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया था, जिसमें से 143 प्रेजेंट हुए और 102 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। इस सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन हमने एसओपी के तहत एसओपी का पालन करते हुए कोविड-19 का पूरा ध्यान रखते हुए सैनिटाइज़र सबसे पहले रखा, थर्मल स्कैनिंग की, बच्चों के पास मास्क सभी के पास हों। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री उनको दी गई और 10 बजे से ये टेस्ट शुरू हुआ
12 बजे तक चलेगा। 2 घंटे का ये टेस्ट है और ये हम इसको पूरी तत्परता से आयोजित कर रहे हैं। फिट इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर नाहन में एक दौड़ का आयोजन किया गया। फिट इंडिया रन को उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। खासकर बच्चों में इस दौड़ को लेकर काफी उत्साह देखा गया। फिट इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस व मेजर ध्यानचंद की जयंती पर नाहन में एक दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित दौड़ को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि दौड़ को आयोजित करने का मकसद युवाओं को संदेश देना था कि कैसे युवा अपने आप को फिट रखें, कैसे खेलों के महत्व को समझे। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द चंबा ग्राउंड में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों को निःशुल्क एंट्री दी जाएगी और अलग अलग खेलों में कोच द्वारा इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स डे था जिसको यहाँ पे जिला स्तर पर जो है सेलिब्रेट किया गया। कोविड-19 को देखते हुए इसका जो है वो आंशिक रूप से इसको मनाया गया है और सारा जो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसका पालन किया गया। तो इसमें हमने जो है सबसे पहले तो छोटे बच्चों को जो शामिल किया गया ताकि वो खेलों के प्रति थोड़े जागरूक हों और इसकी तरफ उनका जो रुझान भी बढ़े। तो इसके अंतर्गत हमने जो एक तो फिट इंडिया जो है रन था वो करवाया गया, जिसमें छोटी लड़कियों ने भाग लिया, छोटे लड़कों ने भाग लिया और बड़े जो हमारे एथलीट थे वो भी इसमें उन्होंने भी भाग लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने आप को फिट रखें और जो खेलों के जो स्पोर्ट्स हैं और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है उसका हम फ़ायदा उठाएं, उनका हम लाभ उठाएं और जो भी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं उनको हम प्रॉपर एक बढ़ावा देके प्रोत्साहन उनको देकर उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो आने वाले समय में जो है वो यहाँ पे प्रदेश का और देश का जो है प्रतिनिधित्व जो कर सकें। शिमला जिला के रामपुर के समीप खनेरी वन विभाग की स्वर्णिम वाटिका में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर और वन विभाग ने मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान फलदार पौधे रोपित किए गए। मुख्य अरण्यपाल रामपुर अजीत ठाकुर ने बताया कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से जहां एक ओर लोगों को कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने और वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। शिमला जिला के रामपुर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और वन विभाग ने मिलकर स्वर्णिम वाटिका खनेरी में पौधारोपण किया। इस दौरान लोगों को वनों में जंगली फलों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों को भी आहार मिले। मुख्य अरण्यपाल रामपुर अजीत ठाकुर ने बताया कि इससे न केवल वन जीवों को भोजन मिलेगा बल्कि वह जंगलों में फल मिलने के कारण किसानों की फसलों को भी कम नुकसान पहुंचाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तथा स्थानीय महिला मंडल ने लगभग 30-40 पौधे आज जो है पौधारोपण किया। यहाँ मुख्यतः हमने वो पौधे लगाए जो जंगली फल होते हैं, जैसे बैमी है, जैसे अनार है, जैसे ये जामुन है, लोकाट है, तो वो वाले पौधे लगाए जो जंगली फल जिनमें आते हैं। और जहाँ एक और वन विभाग भी प्रयास करेगा कि इन पौधों की लगातार देखभाल करता रहे, लेकिन इसके साथ स्थानीय महिला मंडल शुरू से जुड़ा हुआ है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि महिला मंडल भी इसकी देखरेख करने में और इसके रखरखाव में अपना सहयोग देता रहेगा। हिमाचल खबरनामा के किस अंक में इतना ही। नमस्कार।